पेटेंट के विषय में हम बात कर रहे थे। हमारी बहुत अच्छी स्कीम है भारत सरकार की जिसे इंस्पायर स्कीम कहते हैं। इंस्पायर मानक स्कीम और जो कि बच्चों के लिए होती है जिसमें बच्चों को शुरू में 10,000 रुपए मिलते हैं अगर वो पहले एक आइडियाज़ देते हैं जिसमें आपके 6 से प्रोटोटाइप के लिए पेंटिंग। हाँ, 10,000 रुपए मिलते हैं अगर आपका विचार सेलेक्ट होता है। तो इस तरह से इसमें बड़ी अच्छी बात ये है कि सारे स्कूल अब रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। एससीईआरटी इसमें बहुत अच्छा काम कर रही है। 100% रजिस्ट्रेशन हमारा राज्य कर रहा है, रजिस्ट्रेशन कर रहा है और उसमें जो प्रोडक्ट बच्चा बनाता है जब वो डिस्ट्रिक्ट से स्टेट और नेशनल तक पहुंचता है, तो उसको अगर वो नेशनल में सेलेक्ट होता है तो उसको भी पेटेंट कराने का काम नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन करती है। अगर वो पेटेंट हो जाता है और वो हो जाता है तो जो मैं अभी डेटा देख रहा था कुछ पुराना, तो अभी तक जो है 227 पेटेंट गए हैं इस इंस्पायर से और 29 उनमें से पेटेंट हो चुके हैं और उनमें से काफ़ी कुछ कॉमर्शियल प्रोडक्शन में है। और अभी तो ये नंबर्स क्योंकि बढ़ गया होगा क्योंकि एक कुछ पुराना डेटा है। तो इस तरह से मतलब मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो बच्चों के ये जो मंच है आपके मिले हुए स्कूल में, मैंने पहले विज्ञान प्रदर्शनी की बात की थी, इंस्पायर की बात की। तो इंस्पायर तो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है, आपको हर स्तर पर मदद मिल रही है और लास्ट में भी अगर आपका प्रोडक्ट जो आपने बनाया है वो सिलेक्ट होता है तो नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन आपकी मदद करती है। लेकिन और कई सारे प्रोग्राम हैं जिसमें बच्चे ऐसे मॉडल बनाते हैं कि जो आपको लगता है ये तो इस समस्या का बिल्कुल आसान कर दिया। जैसे अभी राजेश जी बता रहे थे कि कोई ऐसा रोबोट रोबोट हो जाए कि जो अपने आप ही आए, कोई ऐसा सेंसर रोबोट में लगा हो कि उसे दाग अपने आप दिख जाए दीवार में कहाँ दाग लगे हैं। तो इस तरह की कस्टमाइज़ चीज़ें हैं, पहाड़ों में चलना, सामान लाना एक अपने आप में कठिनाई है, उसको कैसे ईज़ी कर सकते हैं, इसके सॉल्यूशन जो लोग दे रहे होंगे, वो अपने तरह के इनोवेशन होंगे। तो विद्यार्थियों को इस तरह की चीज़ों पर फोकस करना चाहिए कि जो आपके घर के आस-पास की समस्या है, आपकी खेती में समस्या है, पानी की समस्या है, आपके गाँव में आवागमन की समस्या है या और कोई समस्या आपको दिखती है अपने समाज में जो सबकी समस्या है और उसका कोई समाधान आप सोच पाते हैं और उस पर कुछ कर पाते हैं, तो वो निश्चित रूप से आप सबको स्वीकार होगा क्योंकि वो आपने स्थानीय समस्या का ध्यान में रखते हुए वो बात उठाई है। अब समस्या वो चमोली की हो सकती है, लेकिन वो लागू पिथौरागढ़ पे भी होगी क्योंकि वो भी पहाड़ी इलाका है। वो लागू नेपाल में भी होगी क्योंकि वहाँ भी पहाड़ है। वो लागू भूटान में भी होगी क्योंकि वहाँ भी पहाड़ है। तो इस तरह से आपका जो प्रोडक्ट बना है तो आपने चमोली में है, लेकिन वो उसका जो इम्पोर्टेंस है इट विल बी ग्लोबली इम्पोर्टेंट, ग्लोबली एक्सेप्टेबल। तो ये मौका मिलता है अगर आप पेटेंट को समझते हैं, कॉपीराइट को समझते हैं। बड़े अच्छी पेंटिंग्स बच्चे हमारे बना रहे हैं, वो ऑयल पेंटिंग कर रहे हैं, वो पोर्ट्रेट्स बना रहे हैं। तो ये इसीलिए मैंने कहा कि कुछ अपना ऐसा सिस्टम होना चाहिए, कोई वेबसाइट बना लें, उसमें अपनी बनाई हुई चीज़ें डालते जाएँ। तो कल जो हमारे मार्केट में लोग होते हैं, कुछ ऐसी साइट्स हैं जो परचेज़ करती हैं आपके चित्र को। अगर आपने उसको डॉक्यूमेंट कहीं कर रखा है तो वो साइट को वो उनके रिसर्चर आजकल एआई है तो एआई खुद ही ढूंढ रही है कि कहाँ-कहाँ इस तरह के चित्र पड़े हुए हैं। तो मैं तो ये समझता हूँ ज़्यादा डॉक्टर साहब अच्छा समझेंगे इसको। तो एआई आपको बता देगी कि आपने तो सिर्फ एआई को बताना है कि मुझे इस तरह का चित्र चाहिए। तो वो आपके सामने 1000 चित्र लाके आ सकते हैं। फ्यूचर आज नहीं भी हो रहा हो तो फ्यूचर में ऐसा होगा। अब उन 1000 चित्रों में से जिसकी जो आवश्यकता है वो उसने ले लिया, लेकिन वो पता लगा वो किसी पिथौरागढ़ के बच्चे ने बनाई थी वो पेंटिंग। तो वो फिर उससे कॉन्टैक्ट करेगा कि ये पेंटिंग मुझे आपकी चाहिए, मुझे यहाँ यूज़ करना है इसे। आप बताइए क्या करना है? अब उस पर है कि वो किस तरह से अपने को उसको एक बिज़नेस के रूप में देता है। तो मैं बताना इसलिए चाह रहा हूँ कि बच्चों के लिए ज़रूरी है कि जो पेंटिंग्स आप बनाएँ, जो लेख आप लिखें, जो कविताएँ आपको लिखें, उन्हें एटलीस्ट किसी वेबसाइट पे डाल दें और किसी अपने ऐसे में फोरम पर डाल दें जो पब्लिक के सामने हो। ताकि कोई दूसरा वो यूज़ करेगा तो थर्ड पर्सन भी आपको बता सके कि आपकी ये कविता मैंने वहाँ भी पढ़ी थी। तो तब आपको पता लगेगा कि या आपका ये लेख वहाँ यूज़ हो रहा है, ये कहानी वहाँ यूज़ हो रही है। तो आपके पास और जनरली लोग करते नहीं हैं, अगर इस तरह की चीज़ डॉक्यूमेंट में होगी तो वो खुद आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे। क्योंकि आजकल बिज़नेस में एथिक्स एक बड़ी चीज़ है और दुनिया इस पर फोकस कर रही है कि बिज़नेस किया जाए लेकिन नैतिकता के साथ किया जाए, तो आपको लाभ मिलेगा। तो जो मैंने आपको बताया ये बड़ा मंच है और स्कूलों पर इस पर लगातार बातचीत होनी चाहिए और मैं तो समझता हूँ कि स्कूल्स को इस तरह की वेबसाइट बनाने के लिए भी काम करना चाहिए कि बच्चे इससे प्रोत्साहित हों कि वो हम अपनी सामग्री कहाँ रखें। वो इंडिविजुअल बना सकते हैं, वो ग्रुप में बना सकते हैं, जैसा भी संभव हो। तो ये जो डिस्कशन मैं समझ रहा हूँ आज हमारे टीचर्स भी सुनेंगे और हमारे अभिभावक भी सुनेंगे और हमारे बच्चे भी सुनेंगे, तो उनके लिए एक अवसर होगा कि वो लिखना शुरू करें, वो रचना शुरू करें, वो कुछ बनाना शुरू करें, वो कुछ सोचना शुरू करें। अब कई चीज़ें होती हैं वो कॉपीराइट में नहीं आती है। जैसे आपने किसी मैथमेटिक्स का कोई फॉर्मूला निकाला है, तो वो नहीं आएगा। आपने कहा कि ये वर्गमूल निकालना है इस तरीके से। तो इस तरह कई चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो साइंस की समस्या थ्योरी में आप एडिशन करते हैं,
तो कई चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो दुनिया कॉपीराइट से बाहर रखती है कि जो जिसका कोई कॉमर्शियल यूज़ इमीडिएट नहीं होना है, तो ऐसी भी चीज़ें कॉपीराइट से बाहर रखी जाती हैं। तो ये बड़ा अच्छा अवसर है बच्चों के लिए कि वो ये सब और ज़्यादा इसमें रिसर्च करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये तो मैं अभी ये प्रश्न अगला करने वाली थी कि हमारे बच्चे इतने ज़्यादा क्रिएटिव हैं सर, इतने रचनात्मक वो हैं, लेकिन वो कैसे इस बात को सीखें या कैसे इस बात तक पहुंच पाए कि वो इनोवेशन कैसे कर सकते हैं सर? मतलब उनको उनको कैसे ढूंढना चाहिए? तो ये आपने अपनी इस वार्ता में ही ये वाली बात क्लियर कर दी कि पहले वो समस्या तक जाएं। तो अगर किसी भी समस्या से उनका सामना होता है तो फिर वो उसके एक इनोवेटिव समाधान की तरफ बढ़ें और यहाँ से ही उनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण और साथ ही साथ उनका ये जो आविष्कार वाला ये जो उनका रास्ता है वो शुरू होता है। तो यहाँ से भी वो शुरुआत कर सकते हैं, अपने आसपास की समस्याओं के समाधान से वो शुरुआत कर सकते हैं, अपनी रचनात्मकता को वो एक बहुत अच्छा मंच दे सकते हैं, चाहे वो लेखन की फील्ड में हो या फिर वो चित्रकारी हो या फिर कोई भी और ऐसा क्रिएटिव वर्क। और उसको जैसा सर ने कहा कि वो विभिन्न माध्यमों से वो साझा करें, पब्लिक में उसे लाएं, जिससे कि उनके उस विचार को कोई और भी प्रयोग कर पाए। लेकिन अपने विचारों की सुरक्षा के लिए उनको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में जानना ज़रूरी है। जैसे हमें राजेश सर ने बताया कि उसका प्रोसेस क्या होता है और हम उसको किस तरीके से स्टेप वाइज कर पाएंगे, कैसे उसको हम सुरक्षित कर पाएंगे, अपने लिए अपने इस अधिकार का प्रयोग कर पाएंगे। तो इसके लिए मुख्य रूप से जो हमारे शिक्षक हैं और जो हमारे अभिभावक हैं उनका बहुत बड़ा रोल यहाँ पर सामने आता है कि अगर हमारे बच्चे अभी उस लेवल पे नहीं हैं तो हम उन्हें ये समझ उनके अंदर डेवलप करें कि हमारे पास ऐसा भी राइट है, ऐसा भी अधिकार है कि हम अपने विचारों को भी सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। जो हमारा अपना मौलिक है वो हमारा खुद का रहेगा और हमारी मर्जी के बिना, हमारी इजाज़त के बिना उसे कोई भी प्रयोग में नहीं ला पाएगा। और यहाँ पर मेरा अपने हमारे दोनों आज के विशेषज्ञों से निवेदन है, मेरा आग्रह है सर कि हमारे बच्चों को ज़रूर आप ऐसा संदेश क्या देना चाहेंगे हमारे आज के मंच के माध्यम से कि वो किस प्रकार इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की मदद से अपनी मदद खुद कर सकते हैं बेसिकली? जी सर। जी थोड़ा सा मैं इस डायरेक्शन में, आपका क्वेश्चन बहुत ही उचित है और बहुत ही सही है, क्योंकि फाइनली हमें थोड़ा सा कंक्लूजन की तरफ जाना है। एक्चुअल में मैं आपको थोड़ा सा एक कुछ कॉन्सेप्ट्स देता हूँ, बताता हूँ। जैसे कुछ ऐसे हमारे इंटरनेशनल रेप्यूटेड जर्नल्स में कुछ अच्छे आर्टिकल्स हैं जिनके मैं नाम आपको वैसे ही फ्लोट करना चाह रहा हूँ, जिनको आप गूगल पे सर्च करें। जैसे कि हमने एक कॉन्सेप्ट्स दिया, वो बहुत ही यूनिक था और बहुत ही अप्रिशिएट भी हुआ, विलेज 4.0। आप इसको ढूंढें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये इंडस्ट्री का फोर्थ रेवोल्यूशन चल रहा है और हम कह रहे हैं कि हम फोर्थ रेवोल्यूशंस में जी रहे हैं, ये प्रेजेंट में चल रहा है। और हो सकता है कि जैसे हम थर्ड रेवोल्यूशन में थे, ऐसे हमारे सेकेंड, फर्स्ट, हम इसको थोड़ा सा इस डायरेक्शन को देखें हम ना, कि रेवोल्यूशंस कैसे कैसे हुए और हम फोर्थ एरा में खड़े हुए हैं। और फोर्थ एरा जो हमारा है वो 12 और 13 टेक्नोलॉजी से पे डिपेंड कर रहा है, जो अभी एरा है इंडस्ट्री फोर्थ रेवोल्यूशन का। तो ये टेक्नोलॉजी सबसे पहले मुझे लगता है कि सब लोगों को ना थोड़ा थोड़ा गूगल पे जाके इनको पढ़ना है, क्योंकि देखो सरवाइव करना है नेक्स्ट 30-40 ईयर्स, ये रेवोल्यूशन रहेगा। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो हम अभी बात कर रहे हैं, ये उस फोर्थ रेवोल्यूशन का एक छोटा सा पार्ट है, ये एक टेक्नोलॉजी है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर सो मेनी अदर्स। लाइक सबसे पहली टेक्नोलॉजी है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसको हम कह रहे हैं आईओटी, है ना। आईओटी है कि जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स जो आपके आसपास हैं, ठीक है, उनके साथ हमारा सामंजस्य कैसे बने। देखिए एग्जांपल देता हूँ, लाइक मैं यहाँ बैठा हूँ, इस पोडियम मेरा सामने माइक लगा हुआ है। अब मैं कई बार क्या हो रहा है कि मेरे को ऑटो इस माइक को एडजस्ट करना पड़ रहा है अकॉर्डिंग टू माय चेयर हाइट और मेरे खुद की हाइट के हिसाब से। तो क्या मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ कि ये इसमें कुछ ऐसा इंटेलिजेंट सॉल्यूशंस में लगाऊं कि वो ऑटोमेटिक मेरे माउथ की पोजीशंस चेक करे और अपनी पोजीशंस को
अप एंड डाउन ऑटोमेटिकली कर ले। जैसे सर गिम्बल आजकल बच्चे यूज यस कर रहे हैं, यस यस जो यस ऑटोमेटिकली खुद ही कर देता है यस अपने यस कैमरे को सेट। यस। राइट। अभी आपने देखा होगा जो जी 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 जो सेल्फी जी वो है, हाँ जी जो सेल्फी के बहुत शौकीन हैं, जी वो लोग यूज कर रहे यूज हैं कर आजकल, रहे और उसके घटनाएं भी हो रही हैं, ठीक है टेक्नोलॉजी, लेकिन वो प्रोडक्ट बिक रहा है, अच्छा बिक रहा है। तो ऐसा ही इस टाइप के मतलब, तो ये आईओटी है कि आसपास जैसे पानी की बोतल है, अभी हम क्या कर रहे हैं, पानी की बोतल में हम टाइमर लगा रहे हैं कि भाई एक बटन्स लगे हुए हैं कि मैं आई सेट 30 सेकेंड कि मुझे 30 सेकेंड के बाद रिमाइंड कराना है, या 30 मिनट के बाद कि मुझे पानी पीना है, पानी की जरूरत है। अब अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने से ये जो आईओटी एनेबल्ड डिवाइसेस हैं या मेरी वॉच है, स्मार्ट वॉच जो डायरेक्टली मेरे फ़ोन से जुड़ जा रही है, वो डेली मुझे बता रही है कि मैं कितने स्टेप चला, मैं मेरी कितनी कैलोरी बर्न हुई। तो इससे मैं देख रहा हूँ कि भाई आज मैं 700 चला, मुझे 12,000 चलने हैं डेली। तो उससे मैं हेल्थ फिटनेस भी कर रहा हूँ, मेरा बॉडी मास रेशियो भी मेंटेन करके वो बता रहा है, बीपी भी बता रहा है, और आप आई थिंक हार्ट रेट भी बता रहा है, सब कुछ बता रहा है, क्योंकि मोबाइल फोन हैविंग एम्बेड ऑल दी मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट सेंसर विच इज वो बॉडी के लिए जो नेसेसरी है। तो इस तरीके के सॉल्यूशंस कि ऐसा पानी की बोतल बन जाए जिसको मैं, जो मेरी बॉडी की वाटर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये कहना ना कि सबको पानी 4 लीटर पीना चाहिए, ये जेनरिक स्टेटमेंट है। एक्चुअल में अगर आप मेडिकल टर्म्स में जाएंगे, तो मेडिकल टर्म्स में आप जाएंगे, हम 3 लोग बैठे हैं, तीनों की बॉडी रिक्वायरमेंट, पानी की रिक्वायरमेंट बॉडी की अलग है। हो सकता है आपका 2.5 लीटर में काम चलता हो और उससे फिट है आप, मैडम का 3 हो सकता है, मेरे को 4 लीटर लगता हो, अकॉर्डिंग टू दी नीड, मेरे अंदर जो अप डाउन्स हो रहे हैं उसकी वजह से। तो ऐसी बॉटल हो जो मेरी बॉडी के साथ कनेक्ट हो, और मेरी रिक्वायरमेंट वाटर की बॉटल डिसाइड करे, और कब पिलाना है वो ऑटोमेटिकली लर्न करे मेरी फिजिकल फिजिक्स से, और वो खुद मुझे पानी पिलाए। इसको कहते हैं ह्यूमन सेंट्रिक कंप्यूटिंग, कि मेरे हिसाब से पानी की बोतल मुझे रिमाइंड कर रही है, आपकी बोतल आपके हिसाब से कर रही है, आपकी बॉडी। तो अगर ऐसा कुछ बन जाए, तो ये है थॉट प्रोसेस, ऐसी ऐसी चीजें। तो आपको एक आईओटी, उसके बाद एक टेक्नोलॉजी है क्लाउड कंप्यूटिंग, उसके बाद है बिग डेटा। जब ये तीनों मर्ज हो गई, तो फोर्थ टेक्नोलॉजी आती है फिर मशीन लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर मैं इंडियन कंटेक्स्ट में बात करूं, तो हम पढ़ तो रहे हैं, इंजीनियरिंग में भी पढ़ रहे हैं, हायर एजुकेशन में पढ़ रहे हैं, बातें भी दिन रात एआई की कर रहे हैं, बट क्या कोई प्रोडक्ट है जो एआई का हमारी कंट्री ने डेवलप करा है? वो नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास अपना डेटा ही नहीं है उस लेवल का। मुझे, मैं डेटा कहाँ से ले रहा हूँ? मैं कर रहा हूँ कैगल यूज, विदेश का डेटा सेट, क्योंकि मशीन लर्निंग को या एआई को डेटा चाहिए पहले, उसको ट्रेन कराओगे ना, सिखाओगे, जैसे हमने सीखा बचपन से कि भाई ये ऐसा दिखता है तो ये एप्पल है, बचपन में सिखाया गया है हमें, तो हम ट्रेन है। अगर अचानक कोई फल ले आए जिसको आपने कभी लाइफ में देखा ना हो, तो आप उसका नाम नहीं बता पाएंगे अगर आपने वो पहले। तो सिमिलरली यही आर्टिफिशियली क्यूरेटेड नॉलेज। तो आर्टिफिशियली क्यूरेटेड नॉलेज है कि मशीन को, मेरे दिमाग को पता है, सीख रखा है उसने, तब वो समझता है। अगर मुझे अभी आप जर्मन लैंग्वेज दिखाएंगे, मैं नहीं पढ़ सकता, लेकिन मैं हिंदी पढ़ लूंगा, अंग्रेजी पढ़ लूंगा। क्यों पढ़ लूंगा? क्योंकि बचपन से वो ट्रेन हो रखा है मेरा दिमाग। तो डेटा चाहिए। अब मेरे उत्तराखंड में ऐसे क्या कुछ वेदर का मिल जाएगा, क्योंकि वेदर एपीआईज हैं, वेदर स्टेशंस भी लगे हुए हैं, लेकिन इसके अलावा क्या कोई नदियों की मॉनिटरिंग के लिए? हमारी इतनी नदियां हैं जिनमें पानी का लेवल 20 साल में बिल्कुल डाउन चला गया है। इतने नदी नाले हैं जो पहले भर भर के आते थे, सब सूख रहे हैं धीरे धीरे। तो ये ग्लोबल वार्मिंग है, इसके पीछे रीजन बहुत सारे हैं। तो ये बहुत सोशल प्रॉब्लम है। क्या हम इनके सॉल्यूशन में, छोटे छोटे नदी नाले सूख रहे हैं, तो उनके पीछे क्या लॉजिक है? वो डेटा 25 साल का मुझे चाहिए होगा कि कब कब क्या क्या था, कब कितना पानी था, तो मैं मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करूंगा, तब बात करूंगा। तो हम कहाँ लैग कर रहे हैं? हम मार्केट में जब तक इंटरनेट ऑफ थिंग्स एनेबल्ड डिवाइसेस डिप्लॉय नहीं करेंगे जगह जगह, नॉट फॉर वेदर स्टेशन, आई थिंक वी शुड प्लान इट फॉर whom? वी शुड प्लान इन एवरी एस्पेक्ट्स। मुझे फॉरेस्ट मॉनिटर करने हैं, तो मुझे फॉरेस्ट के लिए सोचना है। हमने एक आर्टिकल लिखा था फॉरेस्ट 4.0, मैं आपको कुछ बता रहा हूं, अगर नोट करना चाहें। फॉरेस्ट 4.0, विलेज 4.0, हाईवे 4.0, जी एनर्जी सिस्टम 4.0, फैशन 4.0। तो ये ऐसी सीरीज है जिसमें हमने अभी तक आई थिंक मोर देन 30 आर्टिकल्स लिखे हैं, विच इज पब्लिश्ड इन टॉप जर्नल्स, मतलब वर्ल्ड की, ग्लोब की बेस्ट। टेक्नोलॉजी इन सोसाइटी 10 इम्पैक्ट फैक्टर। एक हमने फार्मा 4.0 लिखा है, विच इज पब्लिश्ड इन 15.7। इंजीनियरिंग में, साइंसेस में, आई अप्रिशिएट कि साइंसेस में लोग
40 इम्पैक्ट फैक्टर भी जाते हैं, लेकिन इंजीनियरिंग में इतना इम्प्लीमेंटेशन में इतना इम्पैक्ट फैक्टर ब्रेक करना बहुत मुश्किल है। तो अगर मैं ये कॉन्सेप्ट्स देखूं, जैसे हमने फॉरेस्ट के अंदर, मैं बताता हूं, एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, इंटरनेट ऑफ ट्रीज, कि जब मैं घूमने जाऊं तो एक ग्रुप ऑफ ट्रीज के साथ मैंने ऐसा मैकेनिज्म बनाया हो कि ट्री मुझसे बात कर सके। जैसे मान लिया 100 ट्री का एक ग्रुप बना दिया, अब इतने लोग घूमने जाते हैं, वो वहां गंदगी फैलाकर आ जाते हैं, बट वो उस जगह के लिए कोई सॉल्यूशंस नहीं ढूंढते हैं कि पेड़ सूख क्यों रहे हैं, भाई ये पहाड़ के का भी इरोजन हो रहा है वहां से, उसकी वजह से पेड़ टूट रहे हैं। तो क्या ग्रुप ऑफ ट्रीज अगर ह्यूमन बीइंग से बात कर सकें, तो ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें कि हम कुछ उन ग्रुप को बांधेंगे, उन ट्रीज को, उनमें सेंसर्स लगाएंगे जिसमें कि वो सॉयल कंडक्टिविटी, सॉयल एनपीके, फर्टिलिटी, इस टाइप के सेंसर्स होंगे, और वो ट्रीज, ग्रुप ऑफ ट्रीज बताएगा कि मैं खुश हूं या नहीं हूं। कुछ पैरामीटर वो कोडिंग से होगा, यही है एआई, आर्टिफिशियली क्यूरेटेड नॉलेज, वो ह्यूमन ही देगा। ऐसा नहीं है कि वो बना देंगे तो कोई नौकरी कम हो जाएंगी या उससे कोई नुकसान है, नहीं है। बट अगर वो ट्रीज मिल जाए तो 100 विजिटर्स में से एक विजिटर ऐसा होगा, इतना दयालु होगा कि वो उनको अडॉप्ट कर लेगा, बोलेगा भाई इस 100 पेड़ों की मैं रक्षा करूंगा, आई एम द पेरेंट टू दोस। तो हमने एक ऐसा कॉन्सेप्ट दिया कि क्या ट्रीज का, ग्रुप ऑफ ट्रीज बात कर सकते हैं। फिर हमने एक कॉन्सेप्ट दिया इंटरनेट ऑफ वाइल्ड थिंग्स, कि जितने जंगली जानवर हैं पूरे उसमें, तो एक ही पेपर के अंदर हमारे 10 कॉन्सेप्ट हैं। इंटरनेट ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स, एमएफपी जिसको हम कहते हैं। तो अभी तो ये ये सारे आपके जो भी आपने ये वाली नई चीजें जो आप लॉन्च कर रहे हैं, तो सर ये सब भी किसी समस्या के समाधान से मुख्य रूप से जुड़ी हुई है जुड़ी है ना सर, प्रॉब्लम सॉल्विंग है बेसिकली। जी जी। तो फिर यहाँ हमारे बच्चों को मुख्य रूप से क्या देखना चाहिए अगर वो आईपीआर की तरफ आना चाहते हैं, या फिर और कुछ इनोवेशन, जब हम बात कर रहे हैं तो सर वो इनोवेशन की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो उनको सबसे पहले वो क्या देखें, मीन्स वो एक समस्या को अपने समस्या आसपास को देखें। ढूंढें। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप हाईवेज में चल रहे हैं, आप रोड्स पे चल रहे हैं, आप विलेजेस में जा रहे हैं, आपको समस्याएं दिख रही हैं, पानी की है, वाटर, इसकी, एयर की है, इतने सारे डेंगू से रिलेटेड बीमारियां चल रही हैं इस समय। इवन अभी रिसेंटली हमने एक एम्स ऋषिकेश के साथ के लिए मैंने एक युवा स्पंदन एक प्लेटफॉर्म डेवलप किया है जो कि मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है, और उसमें बहुत ही अच्छा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बैक से कॉम्बिनेशन लगा है। तो डॉक्टर संतोष हैं, ही इज गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, सीनियर है मेरे, बट हमने एम्स के साथ वो इतना अच्छा सॉल्यूशंस क्रिएट किया साइकोलॉजी के लिए, मेंटल हेल्थ। तो उन्होंने एक डेंगू की समस्या, तो हम प्रॉब्लम पहले देखो, डेंगू हो रहा है, हम बहुत लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं, बट कोई, हम सोच रहे हैं उस प्रॉब्लम के लिए, या हम सिर्फ डॉक्टर के लिए सोच रहे हैं कि मेडिकल वालों की ही जिम्मेदारी है डेंगू को। भाई डेंगू के क्या कारण होते हैं, जगह को साफ करना है, गवर्नमेंट बहुत सारे वो ले रहा है, इनिशिएटिव ले रहा है, जगह जगह पर एड चल रहे हैं, टीवी में आ रहे हैं कि भाई डेंगू से ऐसे बचना है, सफाई वाली जगह में डेंगू का मच्छर होता है, ऐसे ऐसे आते हैं ना सर। लेकिन हम घर पे रह रहे, हमें पता है, लेकिन हम अपना पर्सनल ढूंढ भी सकते हैं, उपाय भी ढूंढ सकते हैं, कोई सॉल्यूशन, जो चाहे एक वेबसाइट की फॉर्म में हम क्रिएट करें कि पुरानी डेंगू की बहुत सारी जो हिस्ट्री है उसको बताते हुए किस किस वजह से हुआ, कंटेंट इकट्ठे करें और हम एक अपना सॉल्यूशन। तो प्रॉब्लम पहले ढूंढनी पड़ेगी, और प्रॉब्लम बहुत है, मुझे लगता है हर जगह प्रॉब्लम है, कहीं एक्सीडेंट हो रहे हैं, कहीं हाईवेज में इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म्स हम डेवलप कर सकते हैं, हम एनर्जी से रिलेटेड, हम एयर से रिलेटेड, बहुत सारे सॉल्यूशन, प्रॉब्लम ढूंढनी पड़ेगी। और उत्तराखंड में तो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर सबसे बड़ा जरिया है पैसा कमाने का। अभी रिसेंटली हमने एक एनर्जी ड्रिंक क्रिएट की बिच्छू घास से, और मैंने 150 पेड़ मोरिंगा के लगाए हैं अभी, बिकॉज आई एम जस्ट यूजिंग मोरिंगा फ्रॉम लास्ट 3 months। मोरिंगा को सुपर फूड कहते हैं, जिसमें सारे जो बॉडी को चाहिए सब मिलता है, न्यूट्रिएंट्स है। तो अब मोरिंगा इंडिया की उपज है, इंडिया का पौधा है, लेकिन प्रोडक्ट कौन बना रहा है, न्यूजीलैंड वाले। मैसी यूनिवर्सिटी सबसे बड़ा हब है मोरिंगा का, वहाँ से बहुत कंपनीज असिस्टेड हैं, और वो क्या कर रहे हैं, मोरिंगा का ही ब्यूटी ऑयल सबसे महंगा है, मोरिंगा का ब्यूटी ऑयल, और सबसे ज़्यादा लोग उसको यूज़ करते हैं। तो हम, हमारी जगह की प्रॉपर्टी की है, जीआई है, आपने कहा था ना सर, जीआई जो है हमारा बिच्छू घास का जीआई है उत्तराखंड का। लेकिन बिच्छू घास भी की जब प्रॉपर्टी हमने चेक की, जो मोरिंगा लेकर आए थे डॉक्टर मलिक,
उन्होंने मोरिंगा के बारे में मुझे बताया और मैं यूज़ करने लगा और मुझे बहुत बेनिफिट दिखे और उसने मुझे उसके बहुत अच्छे रिसर्च आर्टिकल उसने छापे, उसने दिखाए। मैंने कहा, "भई ये बिच्छू घास पे करो।" जब उसने बिच्छू घास को स्टडी किया, तो ही इज़ मोर पावरफुल दैन मोरिंगा। तो उन्होंने कहा, "साहब इसका ही कुछ कर लेते हैं।" तो ऐसी सोच चाहिए। ऐसा नहीं है, देखो गाँव हर जगह साहब हैं, गैरोला साहब हैं, कितने समय से आप इनोवेशंस टीच कर रहे हैं और बच्चे सर के पास जाते होंगे, मिलते होंगे, खुश होते होंगे क्योंकि सर एक अच्छे इनोवेटर्स जी भी सर, हैं, तो सोसाइटी मोटिवेटर्स से भी हैं बहुत ज़्यादा और जुड़े सोसाइटी हुए से हैं सर। कनेक्ट भी हैं। जी सर। हैंड होल्ड करने के लिए आप मोस्ट वेलकम उत्तरांचल यूनिवर्सिटी आएँ। आपको 100% की असिस्टेंस, प्रोटोटाइपिंग से एवरी फैसिलिटी इज़ अवेलेबल। हमारे पास 5 करोड़ की सैम, एक्सआरडी, एफटीआईआर की लैब है। बेस्ट लैब है उत्तराखंड में, सिर्फ वाडिया में है वो सैम मशीन। इवन जितने भी प्रेस्टिजियस गवर्नमेंट, इवन आईआईटी रुड़की में भी है, इन 2 के अलावा हमारे पास है। तो हम उसमें आपको सैंपल्स करना है, कोई पौधे से कुछ दवाई बनानी है, आपको नैनो मटेरियल्स बनाना है, नैनो कोटिंग्स करनी है, वो सारी टेस्टिंग मशीन्स हमारे पास अवेलेबल है। दूसरा एक बेस्ट चीज़ मैं बता रहा हूँ, हमारे पास आईपीएफसी अप्रूव हुआ है व्हिच इज़ ऑफ 1 करोड़ रुपीज़। राइट नाउ वी रिसीव्ड 40 लाख रुपीज़ फंड। वो किस लिए है कि जैसे आपने जो एमएसएमईज़ हैं कि मैंने एक प्रोटोटाइप बनाया, मैं किसी को देना नहीं चाहता, वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं करना चाहता, मैं तो खुद ही बनाकर बेचना चाहता हूँ, तो मेरे को कंपनी खोलनी है। तो आप जब कंपनी खोल लेते हैं, तो आपके पास एक उद्यम आधार नंबर आ जाता है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन आ जाता है अंडर सेक्शन 8। तो आप वो सर्टिफिकेट लेकर आइए और आपको कोई भी पेटेंट फाइल करना है, तो हम फीस जमा भरेंगे उसकी, उस पैसे से जो गवर्नमेंट ने दिया है। तो इस समय हम 12 टॉप अच्छी एमएसएमईज़ के कई सारे ट्रेडमार्क और पेटेंट्स और कॉपीराइट और डिज़ाइन हम फाइल कर चुके हैं और हमने 7-8 लाख रुपए अभी तक 4-5 महीने में वो उनको। तो मैं चाहता हूँ बच्चा जिसको भी प्रॉब्लम में है, लगता है उसके पास कोई सॉल्यूशन आ गया कोई प्रॉब्लम का, वो सर से मिले। सर एक्सेसिबल है, मुझे लगता है सर बच्चों को फ़ोन भी पिक करते होंगे, मैं भी करता हूँ। मैं रात को 2 बजे भी उठा लेता हूँ, क्योंकि फ़ॉरेन से भी कॉल आते हैं कई। तो मुझ में खुद में है सेल्फ ऐसा कि बच्चों को असिस्ट करना है। चलो हम टीचर रहे, लेकिन बच्चा असली देश का भविष्य है। अगर ये कल कुछ कर लेगा, लेकिन उसके लिए सोचना पड़ेगा, जिज्ञासु, क्यूरियस रहना पड़ेगा। और हमें ऐसे डेडिकेटेड ऐसे हमें सिटीजन्स भी चाहिए, आप दोनों के जैसे, जो हमारे बच्चों को हर समय 24/7 जो अवेलेबल हों। और थैंक यू सर इतनी वैल्यूएबल जानकारी के लिए, और साथ में आपने अपने क्षेत्र से अपनी बहुत सारी इनोवेशंस और अपना जो भी आपने कंट्रीब्यूशन दिया सर, उसके बारे में भी आपने यहाँ पे साझा किया है हमारे दर्शकों से। और मैं स्विच करूँगी आदरणीय गैरोला सर की ओर कि सर हमारे बच्चों के लिए आपका क्या संदेश होगा सर, as an educationist, as a social worker, as an officer, सर आपका संदेश। मैं तो बच्चों से, टीचर्स से और अभिभावकों से ही चाहिए कि कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले एक संवेदनशीलता हमें विकसित करनी होगी। और वो संवेदनशीलता का मेरा आशय है कि हमें समस्या पहचानना आना चाहिए और उस समस्या को बड़े परिदृश्य में देखना आना चाहिए। मतलब वो समस्या केवल मेरी ना हो, हम ऐसी समस्याओं को देखें जो अगर मेरी समस्या तो है लेकिन वो सबके औरों की भी समस्या हो सकती है। तो ये एक ब्रॉडर एस्पेक्ट तो में ये सोचना है सर। दृष्टिकोण अगर हम बच्चों में विकसित करें। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि एक उत्तराखंड से ही कृषक थे, उनका नाम था इंद्रासन सिंह। इंद्रासन सिंह ने एक बार जब अपने खेतों में वो धान को देख रहे थे, उन्होंने कुछ पौधे डिफरेंट पाए उसमें। तो उन्होंने उनके बीज संरक्षित कर लिए और साल दर साल एक्सपेरिमेंट किया, तो उन्होंने पाया कि ये तो एक नई प्रजाति है। आप सोचिए, किसान जो फॉर्मली ट्रेंड नहीं है साइंस के लिए, और वो कई पौधों में से कुछ पौधे पहचान लेता है, उसके बाद वो उनको एक्सपेरिमेंट करता है, उसके बाद वो उनको उन बीजों को पंतनगर यूनिवर्सिटी को देते हैं। बड़े स्केल पे वो अपने कई एकड़ में इसकी खेती करते हैं, पहले देखते हैं कि सच है कि नहीं है। तो पंतनगर यूनिवर्सिटी उसे अच्छा पाती है और उस चावल का नाम ही इंद्रासन चावल है और वो बहुत बड़ी संख्या में उगाए जाना। और आप जा सकते हैं, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन में ने उनको पुरस्कार भी दिया है इसके लिए, वो इनो जो, और उसका पेटेंट भी है। तो वो अब इंद्रासन जो मैंने बताया, किसान ने वो क्या है बात इसमें, सेंसिटिविटी, ऑब्जर्वेशन स्किल्स। तो हमें ऐसे ही बच्चों में लाने पड़ेंगे कि वो चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकें, उनकी समस्याओं के बारे में सोच सकें। तो इसमें स्कूल में चर्चाएं हों, हम सामान्य सेशन कर सकते हैं कि हमारे आसपास की सड़कों की क्या समस्याएं हैं, कौन सी समस्याएं ऐसी हैं जो हम स्थानीय लेवल पर हल कर सकते हैं, कौन सी समस्या ऐसी है जिसके लिए कोई टेक्निकल सॉल्यूशन लग सकता है। तो वो विचार कुछ भी हो सकते हैं। जब 100 विचार आएंगे तो उनमें से कोई ना कोई विचार ऐसा हो सकता है कि जो इतिहास बदलने की क्षमता रखता हो।
तो इस तरह के सेशन यद्यपि इंस्पायर में होते हैं, वो एक बॉक्स रखा जाता है जिसमें आइडियाज़ रखे जाते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इसके हमारे ये रेगुलर होनी चाहिए चीज़ें। वो पर्यावरण की समस्या हो सकती है, वो पानी की समस्या हो सकती है, सड़क की समस्या हो सकती है, वो घर के अंदर स्पेस मैनेजमेंट की समस्या हो सकती है, घर के अंदर जो सामान है उसको यूज़ करना, उनके लिए कोई मशीनी सहायता लगती हो, जिसके कई सारे उदाहरण डॉक्टर राजेश ने दिए। तो इस तरह की सेंसिटिविटी हमें बच्चों में विकसित करने के लिए पहले खुद को सेंसिटाइज करना पड़ेगा। और आप जो ये काम कर रही हैं आईपीआर वाला, मैं समझता हूँ कि अभी तक मैं इतने साल के अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि ये ही अपने आप में एक इनोवेटिव सोच है कि आपने इतना विशेष टॉपिक लाए, और आप निश्चित मानिए कि आपने कई सारे नए लेखक पैदा कर दिए। स्ट्रोक के बाद कई सारे आपने नए चित्रकार पैदा कर दिए जो ये चित्र बनाएंगे। जो मैंने एक उपाय बताया, वो इससे आगे का उपाय भी ढूंढेंगे। ये तो मैंने तो एक साधारण उपाय बताया, तो वो उनको संरक्षित करना सीखेंगे, प्रदर्शित करना सीखेंगे। और जहाँ संरक्षित और प्रदर्शित चीज़ें होंगी, वो निश्चित रूप से उनमें वो एक बहुत आगे जाएंगी समाज के लिए भी और उस व्यक्ति के लिए भी। तो यही मैं बच्चों को संदेश देना चाहता हूँ कि थोड़ा संवेदनशीलता बढ़ाइए, अपने ऑब्जर्वेशन स्किल बढ़ाइए, चीज़ों को देखने में कारण ढूंढने की पूछिए, प्रश्न पूछना सीखिए, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या कारण है, ये सब चीज़ें ऐसी हो रही हैं। तो जब आप इस तरह के मूल प्रश्न करते जाएंगे तो आपकी प्रवृत्ति हो जाएगी कि आप देख पाएंगे कि यहाँ पर आप देखिए, माना जंगल में घूम रहे हैं, आपने देखा सारे पौधे स्वस्थ हैं, लेकिन एक पौधे में पत्ते डिफरेंट हैं, तो उसका कोई कारण होगा। तो मन में ऐसे सवाल आने चाहिए कि यही इसी चीज़ का पौधा है, इसमें ऐसी चीज़ क्यों है। आप किसी अपने बड़े से पूछिए, नहीं है तो आजकल अब तो एआई भी आ गया है, उसमें डालिए मैंने ऐसा पौधा, नहीं आया किसी बायो किसी साइंटिस्ट को भेजिए, स्कूल को भेजिए। तो ये उस दिन की घटना हो सकता है आपको उत्तर मिल जाए, लेकिन इस तरह की घटना ने आपको वैज्ञानिक बना दिया है, आपको इनोवेटर बना दिया है, आपको विचारक बना दिया है। तो मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि हम जो करें वो सोच के करें और समस्याओं को देखना सीखें। वो किसी भी क्षेत्र की हो, वैज्ञानिक हो, सामाजिक हो, साहित्यिक हो, और कुछ चीज़ें हों, और सृजन करने की कोशिश, जिसकी जो रुचि है, जो विज्ञान में है वो विज्ञान में सृजन करे, जो कला आर्ट अच्छा बनाता है वो नए नए डिजाइन बनाना शुरू करे, नई नई पेंटिंग्स बनाना शुरू करे, जो कविताएं लिखता है वो रोज़ का कुछ ना कुछ लिखे, जो लेख लिखता है वो रोज़ कुछ ना कुछ लिखे, स्टडी करे उस लेख के लिए कि जो बैकग्राउंड चाहिए, उस कविता के लिए जो बैकग्राउंड चाहिए। तो अपने आप से आप ऐसे विचारक बन जाएंगे। कॉपीराइट के युग में आपकी चीज़ों को लोग, आप घर बैठे आपको सम्मान देने आएंगे। बहुत ही अच्छा सर। बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा विचार सर आपने यहाँ पर दिया, और आपका ये संदेश, और मुख्य रूप से जो यहाँ पर बात निकल कर आई वो ये कि सबसे पहले संवेदनशील बनिए, बी सेंसिटिव टू योर एनवायरनमेंट। तो हमें इको सेंसिटिविटी अपने अंदर लेकर आनी है, और बच्चों में भी ये इको सेंसिटिविटी डेवलप करनी है। उन्हें एक ऑब्जर्वर बनाना है, बहुत कीन ऑब्जर्वर बनाना है। वो अपने आसपास के छोटे छोटे परिवर्तनों को देख पाएं, छोटी छोटी समस्याओं के प्रति संवेदनशील हों, चाहे वो हमारे घरों की समस्या हो, हमारे आसपास के जगत की समस्या हो, पर्यावरण की समस्या हो, जीव जंतुओं की समस्या हो, लेकिन उन समस्याओं के प्रति हमें सबसे पहला स्टेप जो होगा वो संवेदनशीलता का होगा। उसके पश्चात हम उस समस्या की जड़ तक गए, उसके कारणों को जानने की कोशिश की, और फिर एक संभावित समाधान के विचार के साथ हम बाहर आए। तो ये विचारों की बहुमूल्यता है। हमें अपने विचार को पहले तो खुद महत्व देना है, और उसके बाद जब हम एक शिक्षक या एक अभिभावक के रूप में हैं, तो वहाँ हमने अपने बच्चों के हर एक छोटे या बड़े विचार को महत्व देना है। क्योंकि हमेशा कहा गया है एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। तो वो आइडिया, वो जो विचार जो कल को जब मटेरियलाइज होगा तो वो एक प्रोडक्ट के रूप में आएगा। और हमने इस वार्ता में ये भी जाना कि अगर हम उस विचार को केवल अपने तक ही रखते हैं तो भी ये घातक हो सकता है, और उस विचार को बिना मटेरियलाइज किए अगर बाहर ले आते हैं तो भी ये हमारे लिए घातक हो सकता है। तो हम इसको एक सही प्लेटफॉर्म पर रखें, एक सही व्यक्ति या रिसोर्स के साथ साझा करें, जिससे कि उस विचार को मटेरियलाइज किया जा सके, उसे एक प्रोडक्ट के रूप में बाहर आने के लिए उसको प्लेटफॉर्म मिल सके, और फिर वो हमारी अपनी संपदा होगा, वो हमारी अपनी वैचारिक संपदा होगी, निजी संपत्ति होगी, और हमारी इच्छा या हमारी रजामंदी के बिना बिल्कुल भी कोई इसका प्रयोग नहीं कर पाएगा। तो निश्चित तौर पे हम समाज के लिए एक बहुत उपयोगी संसाधन के रूप में खुद को विकसित कर पाएंगे, और हमारे बच्चे
जो हमारे देश के कर्णधार हैं, जो हमारे आगे आने वाले लीडर्स हैं, इस इनोवेशन को वो अपने अंदर लाएं, इस स्किल को डेवलप करें कि कैसे वो ज़्यादा इनोवेटिव बन सकते हैं और अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन अधिक से अधिक रूप में वो अपने देश को, अपने राज्य को, अपने प्रदेश को दे सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मेरा विश्वास है कि हमारी आज की ये वार्ता जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स या बौद्धिक संपदा अधिकार पर थी, आप सभी के लिए अत्यधिक लाभवर्धक साबित हुई होगी। और इसी क्रम में मैं सादर धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे दोनों विशेषज्ञ आदरणीय कुलदीप कैरोला सर तथा आदरणीय डॉक्टर राजेश सिंह सर को कि आप यहाँ हमारे स्टूडियो में आए। आपका सादर धन्यवाद और इसी के साथ आप सबसे विदा लेते हैं। नमस्कार।